क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक स्नाइपर ब्रिगेड बना ली है जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर रही है? क्या तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने एक फिदाइन ब्रिगेड बना ली है जिसका निशाना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस? आखिर ये सवाल कहां से उठ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? यह चर्चा क्यों है कि टीएलपी के बाद टीएलपीएफ आ गई है? क्या है पूरी मिस्ट्री? और क्यों तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के चीफ साद हुसैन रिजवी को लेकर पंजाब की सरकार कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है? क्यों टीएलपी के लोग एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं? वो किसका फोन आ रहा है जिसकी वजह से टीएलपी के टिकट पर चुनाव जो लड़ चुके हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी पर उनको लाइव दिखाया जा रहा है और वो ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अब हम टीएलपी से अपने ताल्लुक तोड़ते हैं? मैं आपको इसके पीछे का राज भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि कैसे मरियम नवाज टीएलपी पर बैन लगाकर अपने ही घर में घिर गई हैं। यह सारी मिस्ट्री डिकोड होगी। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और मैं हूं आपके साथ मधुर राय। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक वायरल मैसेज की। सोशल मीडिया पर एक संदेश, एक मैसेज पाकिस्तान में सुपर वायरल है और इस मैसेज में क्या दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, जिसपे फेडरल गवर्नमेंट ने और उससे पहले पंजाब की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसकी एक स्नाइपर ब्रिगेड बन गई है और पेशावर में एक जगह है हसन खेल, वहां पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की स्नाइपर ब्रिगेड ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक कर दिया है। अब इस खबर का सच क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप पूरी खबर जान लीजिए। सोशल मीडिया पर कई वेरीफाइड हैंडल्स वो भी इस खबर को शेयर कर रहे हैं और इस खबर पर लोगों की निगाह तब जाके रुक जाती है, तब जाके वो इस खबर को थोड़ा सीरियसली लेने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये मुमताज कादरी के ऑफिशियल हैंडल के नाम से, यानी जो यूजर नेम है वो मुमताज कादरी का इस्तेमाल किया गया है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि मुमताज कादरी कौन है, क्योंकि अगर मुमताज कादरी ना होते, ये नाम ना होता, तो शायद पाकिस्तान में टीएलपी भी नहीं होती, यानी जो उसकी राजनीतिक जमात है, टीएलपी की जो पॉलिटिकल विंग है वो ना होती। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको मुमताज कादरी को जानना बहुत जरूरी है। मुमताज कादरी का एक लाइन में परिचय यह है कि वो पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर, उनके बॉडीगार्ड थे, एलीट कमांडो थे मुमताज कादरी। उन्होंने क्या किया? मुमताज कादरी ने सलमान तासीर की हत्या कर दी, 28 गोलियां मारी। सलमान तासीर जो कि पाकिस्तान के गवर्नर थे, उनको 28 गोलियां मुमताज कादरी ने मारी और यह घटना है 2011 की, यानी करीब 14 साल पहले। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तान में पंजाब के गवर्नर को 28 गोलियां मारता है और उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड पाकिस्तान में नेशनल हीरो बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान की अदालत मुमताज कादरी को कहती है आतंकवादी। मौत की सजा का ऐलान होता है और फांसी दे दी जाती है। और मुमताज कादरी का चैप्टर यहां से क्लोज नहीं होता, बल्कि टीएलपी का चैप्टर यहां से ओपन हो जाता है। 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद में मुमताज कादरी ने सलमान तासीर को 28 गोलियां मारी थी और इसके बाद खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद मुमताज कादरी को 14 दिनों के लिए अडियाला जेल में जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। मुमताज कादरी के सपोर्टर कहते हैं कि उसने अदालत से रहम के लिए या सजा माफी के लिए कोई अपील नहीं की, लेकिन डॉक्यूमेंट बताते हैं कि मुमताज कादरी की ओर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 अक्टूबर 2011 को फांसी की सजा यानी मौत की सजा के खिलाफ अपील हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मुमताज कादरी की सारी अपील को निरस्त किया और मुमताज कादरी को एक आतंकवादी कहा। 29 फरवरी 2016 को अदियाला जेल जो कि रावलपिंडी में है, वहां मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई। मुमताज कादरी को फांसी देने के बाद पूरे पाकिस्तान में ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए कि पुलिस क्या, पाकिस्तान की सेना के हाथ पांव फूल गए। हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट को घेर लिया और कहा
कि अभी के अभी पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करो। आप यकीन नहीं मानेंगे, गुलशन इकबाल, ये एक पार्क है लाहौर में, वहां जो मुमताज कादरी के समर्थन में जो लोग जुटे थे और जो लोग पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे, पार्क में धमाका हो गया, करीब 70 की मौत हुई थी। कई जगह हिंसक क्लैश हुई थी। अब वो धमाका किसने किया वो जांच का विषय है, पर कई जगह मुमताज कादरी के नाम पर पूरे पाकिस्तान में हिंसक झड़प हुई थी 2016 में, यानी मुमताज कादरी के एग्जीक्यूशन के बाद। और फ्यूनरल में तो इतनी भीड़ आई थी कि पूछिए मत। पाकिस्तान में जो एक हार्ड लाइनर है, जो इस्लाम की कट्टर विचारधारा को फॉलो करते हैं, खासकर सुन्नी बरेलवी सेक्ट में, उसमें मुमताज कादरी को हीरो माना जाता है। अब ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई एक बॉडीगार्ड है जिसकी सुरक्षा का जिम्मा जिसको मिला, उसी को 28 गोलियां मार दी, उसकी हत्या कर दी, फिर वो पाकिस्तान में नेशनल हीरो क्यों बन गया, जबकि पाकिस्तान की अदालत ने उसके लिए एक टेररिस्ट शब्द इस्तेमाल किया है। दरअसल सलमान तासीर जो गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने एक ईसाई महिला आसिया बीबी का पक्ष ले लिया था। आसिया बीबी पर ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का केस चल रहा था। सलमान तासीर पर यह आरोप लगा कि उन्होंने आसिया बीबी का पक्ष ले लिया। अब इसी बात से मुमताज कादरी जो उनका बॉडीगार्ड था वो नाराज हुआ। मुमताज कादरी ने बताया बाद में कि मैंने क्यों मारा। जब मुमताज कादरी को, यह घटना मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2011 की है, और उसके बाद से मुमताज कादरी की जो अपील थी वो भी रिजेक्ट हो रही थी। यह तय हो चुका था कि मुमताज कादरी को फांसी होनी है, फिर वो फांसी का वक्त भी नजदीक आ गया। 2016 में फांसी हुई और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बनी 2015 में। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बनने का मकसद ही, आधार ही, वो फाउंडेशन ही मुमताज कादरी। तो वो आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की एक बड़ी जमात के लिए मुमताज कादरी हीरो क्यों। क्योंकि ईश निंदा या ब्लास्फेमी जिन पर आरोप था आसिया बीबी पर, उनका समर्थन करने के लिए सलमान तासीर को मुमताज कादरी ने मारा। अब इसके बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बनी। यह था बैकग्राउंड, जो लोग नहीं जानते उनको मैं ये बता रहा। तो जो भी पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को जानता है वो मुमताज कादरी को जरूर जानता होगा। अब आता हूं मैं उस सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट पर जो मुमताज कादरी के नाम से लिखी गई है। यूजर नेम मुमताज कादरी है, यह दिखाने के लिए कि हम टीएलपी से जुड़े हैं, हम असली टीएलपी वाले हैं, और इस पोस्ट पर यकीन कर लेना। लेकिन मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया में वायरल हो रही वो पोस्ट फेक है, फर्जी है। टीएलपीएफ यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान फोर्स, यह नाम इजाद किया गया, लोगो बनाया गया, मुमताज कादरी के नाम से यूजर नेम बनाया गया और दावा किया गया कि पेशावर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्नाइपर अटैक हुआ है और हमले की जिम्मेदारी ली है तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के स्नाइपर ब्रिगेड ने। अच्छा, यह कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि टीएलपी पर पाकिस्तान में बैन लग गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, पर पूरी तरह, मतलब टीएलपी अब पूरी तरह बैन हो चुकी पाकिस्तान में, ये मान लीजिए। जो नाम ले रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं, जिनके पुराने संबंध टीएलपी से हैं वो जेल में जा रहे हैं। और टीएलपी का नाम की ऐसी दहशत है इन दिनों पाकिस्तान में कि जो टीएलपी के टिकट पर पाकिस्तान में चुनाव लड़ चुके हैं, प्रोविंशियल इलेक्शन लड़ चुके हैं, प्रोविंशियल असेंबली के, नेशनल असेंबली के इलेक्शन लड़ चुके हैं, अब वो ग्रुप के ग्रुप, झुंड के झुंड पाकिस्तान के चैनलों पर आ रहे हैं और कह रहे हैं हाथ जोड़कर माफी दे दो, गलती दे दो, टीएलपी से जुड़ गए, गलती हो गई, हम तो पाकिस्तान के साथ हैं, हम तो पार्टियां, अगर मेरा पाकिस्तान ही नहीं सही रहेगा तो हम कैसे राजनीति कर पाएंगे। मतलब जितने तरीके के झूठ होते हैं, इस सारे तरीके के झूठ वो सारे नेता बोल रहे हैं जो टीएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। पहले आप एक वीडियो देखिए कि कैसे कैसे कान पकड़कर माफी मांगी जा रही है और वो सब दुहाई दे रहे हैं कि सवाल मेरे पाकिस्तान का है। सुनिए। मैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगट along with all these ticket holders and the office bearers of तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूं।
मैं रियासत पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सॉलिडारिटी जो है मैं उसको शो करने के लिए आज मैं यहां पे आया हूं। अब आपको भी पता है कि टीएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके नेताओं से टीएलपी छुड़वाना या तौबा करवाना, ये किसी पाकिस्तान में किसी मरियम नवाज, किसी शहबाज शरीफ, किसी नवाज शरीफ, किसी कैप्टन सफदर, इनके बस की बात नहीं है। सारे फोन गए हैं रावलपिंडी से, नेताओं से, कि लास्ट मौका है, टीएलपी से तौबा करो, टीएलपी से अपना जो एफिलिएशन है उसको रद्द करो और ऑन कैमरा माफी मांगो, ताकि टीएलपी पर जो बैन है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाए। आपने अभी देखा होगा कि जब कोई पार्टी ज्वाइन करता है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या ब्रेकिंग न्यूज बनती है, लेकिन पाकिस्तान में बड़ा मजाकिया सूरत हाल है। वहां क्या हो रहा है, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, टीएलपी छोड़ रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज बन रही है। सब कुछ पूरे तरीके से प्लांट है। और रही बात टीएलपीएफ की, तो अभी इससे जुड़ी कोई खबर नहीं आई है। और टीएलपी के फिदाइन ब्रिगेड, टीएलपी के स्नाइपर ब्रिगेड, ये थ्योरी भी अभी तक के लिए एकदम बकवास है। पर जिस हिसाब से मुरीद के मैस्कर से जुड़ी तस्वीरें आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो आ रहे हैं, टीएलपी की जो फॉलोइंग है उनके बीच जो गुस्सा है वो आसमान पर है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ, चाहे वो पंजाब की हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। अब गुस्से का वो लावा कभी न कभी फूटेगा। अब वो टीएलपीएफ बनता है, टीएलपीएफ से भी खतरनाक कुछ बनता है, या किस लेवल का कुछ एक्सट्रीम गुस्सा बनता है, वो वक्त के साथ आपको पता चलेगा। लेकिन खून खौल रहा है टीएलपी के समर्थकों का, और वो इंतजार कर रहे हैं दो चीजों का। पहले तो साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के बारे में कोई एक खबर मिल जाए कि हां ये ऑफिशियल न्यूज है, ये वेरीफाइड न्यूज है। दूसरा, वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना की ओर से, टीएलपी की ओर से, टीएलपी पर क्या बयान आता है, तब वो बताएं कि हां हमारे अंदर कितनी ताकत है, या तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, या इनके अंदर कितनी ताकत है, या उनके अंदर। कहने का मतलब टीएलपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लीडरशिप से लेकर उसके वर्कर तक, कि अभी फाइनल एक्शन प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना, पहले यह देखना है कि आईएसपीआर कुछ बोलता है कि नहीं इस मसले पर, और उससे भी पहले यह देखना है कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी के बारे में खबर कैसी आती है, पॉजिटिव खबर या नेगेटिव खबर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो शरकपुरी हैं, एक नेता इनके पाकिस्तान में, नवाज शरीफ की फैमिली के बहुत करीबी हैं, उन्होंने तो साफ साफ दावा कर दिया है कि या तो साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के कस्टडी में है, या फिर मुरीद के मैस्कर के बाद उनके खिलाफ फाइनल असॉल्ट जैसा एक्शन ले लिया था। अब पंजाब से लेकर इस्लामाबाद तक सरकारें सच को छुपाने में जुटी हैं, और आप देख रहे होंगे इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के भी स्टेटमेंट कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। ये सारे न्यूक्लियर टेस्ट वाली खबरें, वो गजा पीस प्लान, वहां अब्राहम अकॉर्ड, ये सारी खबरें इसलिए हैं कि पाकिस्तान की जो जमात है, जो वहां की आबादी है, उसका फोकस उन खबरों पर जाए, और टीएलपी को कैसे रातों रात वैनिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया या किया जा रहा है, उस पर किसी का दिमाग ना जाए। टीएलपी के जो नेता थे, डरा धमका कर, जैसे पीटीआई से लोगों को दूर किया गया, जिसका जिम्मा खुद आसिम मुनीर ने उठाया था, उसी तरह टीएलपी को खत्म करने का जिम्मा भी आसिम मुनीर ने ही उठाया है। उसके अलावा पाकिस्तान के उस जल्लाद जनरल के अलावा किसी की इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान में कि टीएलपी के खिलाफ इतना कड़ा एक्शन ले पाए। क्योंकि जब पीटीआई का प्रोटेस्ट था 9 मई 2023 वाला, वो तो जनरल हेडक्वार्टर में पहुंच गए थे, कॉर्प्स कमांडर के घर को तहस नहस कर दिया था, तो वो तो चलो समझ में आता है कि सेना पर अटैक किया। पर 13 अक्टूबर के पहले पीटीआई के क्लैश में मैं नहीं जा रहा हूं, माफ कीजिएगा, टीएलपी के 13 अक्टूबर को तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 13 अक्टूबर की रात में क्रैकडाउन की जरूरत क्यों पड़ी, गोलियां क्यों चलाई गई? साद हुसैन रिजवी ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सेना और सिक्योरिटी फोर्स को एक्सपोज कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि ये देखो इतनी गोलियां हम पे दागी जा रही हैं, इनमें मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज,
पूरे पाकिस्तान में जो लोग ये समझते हैं भाई अब टीएलपी है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे पाकिस्तान में सारी लोग टीएलपी से सहमत हो, कुछ विरोधी भी हैं। अब नवाज शरीफ के जितने भी समर्थक हैं, मरियम नवाज के जितने भी समर्थक हैं, सपोर्टर हैं पीएमएलएन के, वो ये कह रहे हैं कि भाई टीएलपी पर बैन बहुत जरूरी था, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इन्होंने खराब कर दी थी और टीएलपी पर बैन लगाकर बड़ा अच्छा हुआ है। अब ये जाहिर सी बात है मरियम नवाज के समर्थक है, पर जब उनसे यह पूछा जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट किस लिए कर रहे थे, तब उनके लब एकदम सिल जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस बुनियाद पे बना है उसी बुनियाद को आधार बनाकर टीएलपी प्रोटेस्ट करने जा रही थी कि चलो गाजा में जो मारे जा रहे हैं उनकी सॉलिडरिटी में उनके साथ हम खड़े दिखाने के लिए, और इजराइल के खिलाफ हमारा प्रोटेस्ट है, यूएस एम्बेसी का घेराव करेंगे, यूएस एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अब यूएस के सामने नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल को तो पाकिस्तान ने मान्यता दी नहीं है, इजराइल की एम्बेसी तो है नहीं, तो यूएस ही बचा ऑप्शन। तो ये सब पूरा प्लान था, लेकिन इस प्लान के बदले मिली गोलियां। और जो मेरे वीडियो पे कमेंट आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 1200 मार दिए, कुछ कहते हैं 2000 मार दिए। मरियम नवाज ये कह रही हैं कि आप मुझे सबूत ला के दो, इतने मारे गए, और खुद नहीं सबूत दे पा रही हैं कि टीएलपी वालों के पास असलहे थे या नहीं। टीएलपी पाकिस्तान का एक हार्डलाइन ग्रुप है, क्लैश की हिस्ट्री है, पर मेरे वीडियो, मेरी बातचीत का आधार 13 अक्टूबर की घटना है कि रात में 3 साढ़े 3 बजे क्रैकडाउन की नौबत क्यों आ गई। और आप यही नहीं बता रहे हो, आपके पास आईएसआई है, दुनिया की सबसे कुख्यात और बदनाम स्पाई एजेंसी है, उसे पता ही नहीं। आपकी मिलिट्री इंटेलिजेंस तक इन्वॉल्व है टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन में, लेकिन वो ये बता ही नहीं रही है कि साद हुसैन रिजवी और अनस रिजवी कहां है। और अब मैं आता हूं मरियम नवाज के घर के अंदर से जुड़ी एक खबर पर, जिस पर बवाल। मरियम नवाज ने 19 साल की उम्र में शादी की थी कैप्टन सफदर से, आपको पता है सफदर अवान, और वो पहले कैप्टन सफदर अवान जो है वो पाकिस्तानी सेना में तो रहे ही हैं, नवाज शरीफ की सिक्योरिटी भी संभाल चुके हैं, सिक्योरिटी में भी शामिल थे उनकी सुरक्षा में। तो कैप्टन सफदर और मरियम के रिश्ते कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत अच्छे नहीं। कई मौकों पर कैप्टन सफदर मरियम और नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज कर चुके हैं, तो कई मौकों पर मरियम ने भी कैप्टन सफदर से कहा कि जरा हिदायत दी कि भाई संभल कर रहो, पति हो तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी चलेगा। कैप्टन सफदर की ऐसी एक नहीं सैकड़ों स्पीच हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हर घर से मुमताज कादरी आना चाहिए, हर घर में मुमताज कादरी पैदा होना चाहिए। और मरियम नवाज मुमताज कादरी के नाम पर, मुमताज कादरी के सपोर्टर्स उन पर बैन लगा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, नवाज शरीफ के दामाद इस तरफ है, नवाज शरीफ की बिटिया इस तरफ है। और एक खबर और आई थी, मरियम नवाज की सिक्योरिटी की पूरी स्क्रूटनी हुई है, क्योंकि मरियम नवाज को भी मुमताज कादरी का खौफ सता रहा है कि कहीं उनके सिक्योरिटी में से कोई मुमताज कादरी न बन जाए। टीएलपी इस वक्त आसिम मुनीर और मरियम नवाज को दो सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। अभी जो रैंकिंग इजराइल की थी, नेतन्याहू की थी, वो बहुत पीछे छूट गई है, क्योंकि इजराइल ने, नेतन्याहू ने टीएलपी पे कुछ नहीं किया। मरियम और आसिम मुनीर की जोड़ी ने टीएलपी को खत्म कर दिया, रोज कमजोर हो रही है, जो बची खुची सांसें हैं उसको छीना जा रहा है। टीएलपी के सपोर्टर कहते हैं कि टीएलपी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक सोच है, और जब निजाम बदलेगा, जब हुकूमत बदलेगी, जब भी पाकिस्तान में नई सरकार आएगी, तो टीएलपी अपने आप उस पर से बैन हटा लिया जाएगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि बैन हटाने की शर्त में टीएलपी पीटीआई के साथ जुड़ सकती है, क्योंकि अभी टीएलपी का मकसद क्या है, टीएलपी पर लगे बैन को हटाना, ताकि चुनावों में भाग ले सके, खुलेआम मजलिसें कर सके। और ऐसा तब होगा जब पाकिस्तान में सरकार बदलेगी, या फिर आर्मी चीफ भी अगर बदलता है, आसिम मुनीर की जगह कोई और आता है, तो वो भी ये बैन जो है वो बैन हटा देगा। टीएलपी अभी पूरी तरह से वेट एंड वॉच, उसके अपने अभी वक्त सही नहीं है, और वक्त की एक ही खूबसूरती है कि वक्त बदलता जरूर है, वक्त बदलेगा और आसिम मुनीर
उनका पाकिस्तान के बाहर जो उनके गुनाह हैं, जो उनकी जंगी साजिशें, उसका हिसाब तो होगा, पर पाकिस्तान के अंदर खैबर में कत्लेआम से लेकर टीएलपी के समर्थकों पर गोलियां चलाना, मतलब कोई सो रहा है, गोलियां चलाई जा रहे हैं, सपोर्ट के लिए जुटे हैं, रात में 3 बजे 3:30 बजे सो रहे हैं, सुबह की तैयारी कर रहे हैं, उन पर गोलियां चला दी मुरीदके में। और आसिम मुनीर, जिन्होंने अभी हाल ही में झूठ बोलकर एक फजीहत को टालकर फील्ड मार्शल का खिताब खुद को ही दे दिया, मुरीदके ने आसिम मुनीर को बुचर ऑफ मुरीदके का टाइटल भी दे दिया। सोते हुए लोगों पर गोलियां दागी हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और देखिए, फिर सुन लीजिए, सेना ने गोलियां नहीं दागी हैं, लेकिन मैं सेना के प्रमुख का नाम इसलिए ले रहा हूं, आसिम मुनीर का, क्योंकि उनकी पूरी मंजूरी थी टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन को, वरना पूरे पाकिस्तान में किसी की औकात नहीं है टीएलपी के खिलाफ एक्शन ले पाए। इमरान खान ने भी कोशिश की थी साद हुसैन रिजवी के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की, बैन भी लगाया, फिर कान पकड़ के सॉरी बोला। टीएलपी की शर्तों पर समझौता हुआ था, इमरान खान की शर्त पर समझौता नहीं हुआ था, साद हुसैन रिजवी की शर्त पर समझौता हुआ था। झुक गई थी इमरान खान की सरकार। अभी सब कुछ इतने प्लानिंग के तरीके से किया गया, आपको क्या लगता है जो 13 तारीख को गोलियां चली हैं मुरीदके में, वो सिर्फ 12 को प्लान किया गया था? बहुत पहले से प्लान किया जा चुका है कि कैसे 1-2 रात में टीएलपी को खत्म करना है। वो मौका सही दिखा, खत्म करने की पूरी कोशिश हो गई। और यह बात सच है कि अगर आप किसी भी सियासी जमात, किसी भी धार्मिक जमात, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो चीफ होते हैं ना, उसके जो बॉस होते हैं, अगर आप उनको टारगेट कर लोगे, उनको या तो गायब कर दोगे या उनको कहीं छिपा दोगे, तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो थोड़ी वीक पड़ जाती है। जंग में क्या होता था, राजा मार दो, सेना में अफरी तफरी में मच जाती थी और युद्ध जीत लिए जाते थे। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों को खिलाफ ही, मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रची जाती है और उस साजिश का मास्टरमाइंड आसिम मुनीर, मरियम नवाज निकलते हैं। कितने मार दिए गए, कोई इंसाफ नहीं। मस्जिद मदरसे दे दिए गए दूसरे को कि चलो अब आप टीएलपी से जुड़ी जो मस्जिद थे, जो मदरसे थे, अब आप उनका मैनेजमेंट रखेंगे। करोड़ों अरबों का काम 1 मिनट में चुटकी बजाई और भाई बिजनेस तो रन करता ही था। अब मस्जिद मदरसे हैं तो एक व्यापार की सीरीज शुरू होती है और वो हर धार्मिक जमात की होती है पाकिस्तान के अंदर। हाफिज सईद तो खुलेआम चंदा मांगता है, 26/11 का (26/11) वाला उसका मास्टरमाइंड खुलेआम चंदा मांगता है कि चंदा दो, दहशतगर्दी करनी है। तो यह है पूरी कहानी। और सबसे बड़ा सवाल टीएलपी वालों को यह पूछना चाहिए कि चलो आप टीएलपी पे बैन लगा रहे हो, सबसे पहले तो कैप्टन सफदर पे बैन लगाओ, उनको भी जेल में डालो, क्योंकि वो तो टीएलपी का खुला सपोर्ट करते हैं। और राना सनाउल्लाह को अगर आप सुन लें तो क्लियर है, उन्होंने कहा कि पीएमएलएन का वोट खा रही थी टीएलपी। सिंपल सी बात है, वोट खाएंगे जब पार्टी रहेगी ही नहीं, जब पीएमएलएन रहेगी नहीं तो हुकूमत कहां से करेगी? उसकी जगह उसका सारा वोट शेयर तो टीएलपी खा रही थी। 1-2 चुनाव और लगते, टीएलपी आ जाती पंजाब में पावर में, फिर पता नहीं चलता कि यहां कोई शरीफ खानदान भी था। वो लग जाता प्रीफिक्स, वंस अपॉन अ टाइम वेरी लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग, ऐसे प्रीफिक्स लग जाते। तो ये थी पूरी कहानी पाकिस्तान में टीएलपी से जुड़े अपडेट पर। मेरे पास खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल अफरीदी को लेकर भी एक ब्रेकिंग न्यूज है कि कैसे सोहेल अफरीदी को अब गिरफ्तार करने और उनको रास्ते से हटाने की साजिश शुरू हो गई है। और पाकिस्तान की सरकार ने कैमरे के सामने आकर कहा है कि हमारा अगला टारगेट सोहेल अफरीदी है।
इस पर मैं अगला वीडियो बना रहा हूं, उसे भी आप जरूर देखिएगा। टॉप सीक्रेट की यह रिपोर्ट पसंद आई, उसको शेयर करिए, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।